रीजनलिज्म इन इंडिया, भारत में क्षेत्रीयवाद। तो क्षेत्रीयवाद क्या है? इंडिया एक फेडरलिस्ट कंट्री है, इसमें 28 स्टेट्स और 8 यूटीज है। तो सारे जो स्टेट्स हैं वो अपने रीजन के अकॉर्डिंग एक अलग, इसीलिए इंडिया में कि इंडिया में डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है। जितने भी स्टेट्स हैं वो अपने क्षेत्र में एक विशेष स्थिति रखते हैं, चाहे वो भौगोलिक आधार पर हो, चाहे सामाजिक, आर्थिक, भाषाई, सांस्कृतिक, सभी आधारों पे जो ये भेद देखने को मिलता है। इन भेदों पे या इन विभिन्नताओं को जब यहाँ रहने वाले नागरिक इतना लगाव या अपने आप को इस क्षेत्र से इतना प्रेम, अपने क्षेत्र विशेष से संबंधित रखते हैं, या अपने आप को पूरे देश से कट ऑफ करके अपने इस क्षेत्र या राज्य से संबंधित जो एक विशेष लगाव, विशेष प्रेम की भावना होती है, और उसी लिए राष्ट्र से ऊपर अपने क्षेत्र को रखते हैं, तो उसे क्षेत्रीयवाद इसलिए भी कहा जाता है कि जब भारतीय नागरिक होते हुए हम अपने आप को कि मैं हरियाणवी हूँ, मैं पंजाबी हूँ, गुजराती हूँ, ये समझने लग जाते हैं, तो इस भावना को ही रीजनलिज्म कहा जाता है। तो रीजनलिज्म क्या है? एक्चुअल डेफिनेशन रीजनलिज्म की कि इंडिया एक इतना बड़ा कंट्री है कि इसमें इकोनॉमिकली भी, भौगोलिकली भी, सोशल भी सारे बहुत डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। इस डाइवर्सिटी के बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं जो इसे जोड़कर एक कंट्री बनाते हैं। तो यह डाइवर्सिटी चाहे किसी भी आधार पर, प्रत्येक क्षेत्र में जो एक भिन्नता दिखाई देती है, उसी विभिन्नता से वहां के रहने वाले लोगों का अत्यधिक प्रेम या राष्ट्र की तुलना में अपने क्षेत्र विशेष, अपने राज्य, अपने प्रांत को ज्यादा महत्व देना, अपने क्षेत्र को दूसरे क्षेत्रों के कंपैरिजन या राष्ट्र से भी ऊपर रखने की भावना क्षेत्रीयवाद कहलाती है। ये एक होती है नेशनल फीलिंग, नेशनलिज्म, और एक रीजनलिज्म की। नेशनलिज्म का ऑपोजिट रीजनलिज्म है, जब हम पूरे राष्ट्र को एक दृष्टिकोण से ना देखते हुए अपने क्षेत्र विशेष के प्रति ज्यादा अहमियत की बात करते हैं कि हम सुपीरियर हैं, हमें ज्यादा सुविधाओं की जरूरत है, हमें राष्ट्र में एक अलग महत्वपूर्ण पद या महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त होना चाहिए, तो इसे क्षेत्रीयवाद कहते हैं। ये क्षेत्रीयवाद इंडिया में आजादी के टाइम से ही देखा जाता है कि क्षेत्रीयवाद के आधार पर ही जो विभाजन था, भारत और पाकिस्तान जो बने थे, वो एक क्षेत्रीयवाद का ही उदाहरण है कि मुस्लिम बहुल क्षेत्र जो थे उन्होंने अपने लिए एक अलग राष्ट्र की मांग की मुस्लिम लीग के माध्यम से, और पाकिस्तान का निर्माण हुआ। जब हमें आजादी मिली तो एक संगठित राष्ट्र के रूप में नहीं, एक विभाजित राष्ट्र के रूप में आजादी मिली। और इस क्षेत्रवाद को हम आजादी से पहले भी अगर देखें तो कुछ ब्रिटिश रियासतें थी, कुछ प्रांतों की जो ब्रिटिश प्रांत थे, कुछ राजा महाराजाओं की रियासतें थी जिनको देसी रियासतें बोला जाता था। तो वहां भी जो ब्रिटिश नियंत्रण में जो क्षेत्र थे, वहां की अर्थव्यवस्था, शासन व्यवस्था और देसी रियासतों की शासन व्यवस्था दोनों में बहुत डिफरेंशिएट था। दोनों अपने अपने क्षेत्र को ज्यादा महत्व देते थे, और इसीलिए जब संविधान का निर्माण हुआ, संविधान सभा के गठन की अवधारणा आई थी, तब भी अलग अलग जगहों से सदस्यों को अपॉइंट किया गया कि देसी रियासतों से इतने सदस्य हैं, ब्रिटिश कमिश्नरियों से इतने सदस्य हैं, या फिर कांग्रेस पार्टी के इतने सदस्य हैं, मुस्लिम लीग के सदस्य। तो ये क्षेत्रवाद की अवधारणा ऐतिहासिक स्वरूप में इंडिया में देखने को मिलती है कि आजादी से पहले भी और जब हमें आजादी मिली तब भी क्षेत्रीयवाद के प्रभुत्व के आधार पर ही देश का विभाजन हुआ था, दो देश का। तो कौन कौन से रिस्पॉन्सिबल कॉजेज है इंडिया में रीजनलिज्म के, कि क्षेत्रीयवाद के क्या क्या कारण है कि इंडिया में क्षेत्रीयवाद देखने को पहले भी था और अब भी देखने को मिलता है कि निरंतर मांगे उठती रहती हैं अपने, चाहे वो किसी एक क्षेत्र के लोगों की अपने आप को अलग राज्य का दर्जा प्राप्त करवाने के लिए मांगे उठती हो, या फिर अपने आप को विशेष सुविधाएं प्राप्त करवाने के लिए मांगे। तो सबसे पहला कारण है डाइवर्सिटीज ऑफ इंडिया, कि इंडिया में डाइवर्सिटी बहुत है। वो डाइवर्सिटी ज्योग्राफिकल बेसिस पे भी है, तीन तरफ से समुद्र के किनारे लगते हैं, तो नॉर्थ साइड में क्या है, हिमालय पर्वत है। इसी तरह से सेंट्रल, स्टेट, ईस्ट, वेस्ट,
वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, सारी जो स्टेट्स है ये ज्योग्राफिकल डिफरेंसेस भी रखती हैं। यहाँ का कल्चर भी डिफरेंट है, यहाँ का कास्ट सिस्टम भी डिफरेंट है, यहाँ के रिलीजन भी डिफरेंट है, और यहाँ की लैंग्वेज भी डिफरेंट है। तो इसी डाइवर्सिटी की वजह से हर क्षेत्र अपने आप को दूसरों से सुप्रीम या विशेष सुविधाओं की लालसा रखता है। नेक्स्ट है ज्योग्राफिकल रीजन। ज्योग्राफिकल रीजन में है जैसे कुछ स्टेट तो इतने बड़े हैं, जैसे कि अकेले राजस्थान का ही एक मालवा या मारवाड़ क्षेत्र को ले ले तो वो केरल और नागालैंड से ज्यादा बड़ा है। और कुछ स्टेट्स बिल्कुल इतने छोटे छोटे हैं, जैसे गोवा है, केरल है, नागालैंड है, मिजोरम, लेकिन उनकी अपनी भौगोलिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि इतने, एक तो इतना बड़ा स्टेट बना दिया, ये कितने छोटे से को भी एक अलग स्टेट बनाया गया, तो कुछ तो रीजन लाई करता होगा उसके पीछे, कुछ डिफरेंसेस होंगे, वो डिफरेंसेस किसी भी आधार पर। नेक्स्ट है साइकोलॉजिकली रीजन। साइकोलॉजिकली रीजन है कि एक क्षेत्र में रहने वाले या एक क्षेत्र में रहने वाले दो समुदाय जब अपने आप को एक दूसरे से सुप्रीम समझने लगते हैं, जैसे कि हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश के निर्माण में आप उदाहरण ले सकते हैं कि उसको पंजाब, जिसको पंजाबी सूबा बोला जाता था, उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया था मनोवैज्ञानिक धारणा के हिसाब। नेक्स्ट है बाहरी लोगों का उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण, कंट्रोल ऑफ आउटसाइडर्स ऑन द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। ये तब होता है जब किसी क्षेत्र विशेष में रहने वाले लोग ये समझने लगे कि हमारे क्षेत्र में बाहरी जो यहाँ के मूल निवासी नहीं है उनकी संख्या बढ़ती जा रही है, वो यहाँ के उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण स्थापित कर रहे हैं, तो वो विरोध शुरू कर देते हैं कि यहाँ के मूल निवासी यहाँ रहेंगे, जो बाहर से आए हैं उन्हें यहाँ नहीं रहने दिया जाएगा। जैसे कि महाराष्ट्र में अवधारणा देखने को मिली थी, मराठाओं ने बिहारी और यूपी के कर्मचारियों को महाराष्ट्र से खदेड़ना शुरू कर दिया, और इस तरीके में कई बार हिंसात्मक गतिविधियां हुई। नेक्स्ट है हिस्टोरिकल रीजन। और हिस्टोरिकल रीजन क्या है कि इसका पॉजिटिव नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट हम ले सकते हैं। कि पॉजिटिव एस्पेक्ट जैसे शिवसेना का दिया हुआ है कि शिवसेना ने महाराष्ट्र को एकीकरण करने में, एकत्रित रखने में सहयोग दिया था, लेकिन जैसे द्रविड़ मुनेत्र कन्गडम है, इसने दक्षिण के राज्यों में शासन तो किया है, तमिलनाडु एक प्रभावशाली राजनीतिक दल है तमिलनाडु का, लेकिन तमिलनाडु में ना तो हिंदी भाषा का विकसित होने दिया था, ना उसका विकास होने दिया था। और तमिलनाडु की जो मद्रास तथा मद्रास और हैदराबाद की डाइवर्सिटी में सबसे बड़ा रोल प्ले किया था। नेक्स्ट आता है लिंग्विज्म, कि भाषावाद की वजह से भी भारत में देखा जाता है राज्यों का निर्माण हुआ था, जो कल हमने स्टडी किया था कि सबसे पहले 1953 में भाषा के आधार पर ही आंध्र प्रदेश एक अलग स्टेट बना था, और फिर एक राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था जिसमें भाषा के आधार पर ही 14 राज्यों का गठन किया। नेक्स्ट है कास्टिज्म, कि जाति को प्रबल रखते हुए भी विभाजन देखने को मिलता है, कि एक क्षेत्र में रहने वाली जाति अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझने लगती है, ये मानती है कि इस क्षेत्र पर उन्हीं का आधिपत्य है, जैसे मराठा मानते हैं कि महाराष्ट्र मराठाओं का, यादव जैसे यूपी और बिहार पर अपने प्रभुत्व की अवधारणा रखते हैं। तो इस अवधारणा की वजह से भी क्षेत्रीयवाद बढ़ता है। नेक्स्ट है रिलीजियस कॉजेज। रिलीजियस कॉजेज जैसे कि मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान का निर्माण करवाया था कि एक विशेष धर्म की पालना करने वाले समुदाय के लोग अपने लिए एक अलग राष्ट्र या देश की डिमांड करते हैं। जैसे शिरोमणि अकाली दल सिखों के संगठन ने अलग से पंजाबी सूबे की मांग। अब भी पंजाब में से एक खालिस्तान की डिमांड उठती रहती है कि खालिस्तान जो सिर्फ पंजाब के उन स्वतंत्र, एक तरह से जम्मू कश्मीर जैसे इंडिपेंडेंस ही चाहता था ना जम्मू कश्मीर के कुछ लोग कि नहीं जम्मू कश्मीर एक स्वतंत्र राष्ट्र, ऐसे ही पंजाब से भी खालिस्तान की डिमांड उठती है। नेक्स्ट है इकोनॉमिक कॉजेज, कि इंडिया में जितने भी स्टेट्स हैं सबकी इकोनॉमिक कंडीशन एक जैसी नहीं है, और वो इकोनॉमिक कंडीशन वहाँ की शासन सत्ता पे भी निर्भर करती है, वहाँ के ज्योग्राफिकल बैकग्राउंड पे भी निर्भर करती है। तो उसी की वजह से कुछ स्टेट तो बहुत पिछड़े हुए हैं और कुछ स्टेट बहुत प्रॉस्पर है, जैसे बिहार पिछड़े हुए की गिनती में आता है, झारखंड आता है, हमारे यहाँ जैसे बुढ़ापा पेंशन में भी
2000 या 2500 रुपए है, लेकिन बिहार में अपनी बुढ़ापा पेंशन 500 रुपए मिलती है। क्यों इतनी डाइवर्सिटी हमें देखने को मिलती है कि हरियाणा तो एक प्रॉस्पर स्टेट में काउंट होता है, हमारे यहाँ पैदावार अच्छी होती है, सारी चीजें सब सुख सुविधाएं अच्छी हैं। दूसरा सबसे बड़ा एडवांटेज हम नेशनल की कैपिटल के पास है, तो उसका भी बेनिफिट हमें मिलता है, ज्यादा जॉब्स के स्कोप्स होते हैं। नेक्स्ट है पॉलिटिकल कोजेस, कि क्षेत्रीयवाद को भड़काने में राजनीतिक दलों की सबसे बड़ी भूमिका होती है, क्योंकि जो रीजनल पार्टियां होती हैं वो उस क्षेत्र पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए हमेशा से वहां की जनता में अपने क्षेत्र विशेष के लिए एक राष्ट्रीयता की भावना को छोड़कर क्षेत्रीयवाद की भावना को विकसित करने में ज्यादा महत्वपूर्ण रोल अदा। और नेक्स्ट आता है इंटर स्टेट डिस्प्यूट्स, राज्यों के बीच आपसी विवाद भी बहुत ज्यादा है, जैसे हरियाणा पंजाब का SYL का मुद्दा है, चंडीगढ़ को लेकर मुद्दा है, नर्मदा पानी को लेकर, बहुत सी नर्मदा कावेरी गोदावरी नदियों को लेकर मुद्दे हैं स्टेट्स के आपस में। तो जो अंतरराज्यीय जल परिषद और अंतरराज्यीय स्टेट काउंसिल का जो एस्टेब्लिशमेंट किया गया है वो सारे इन्हीं अंतरराज्यीय विवाद इंटर स्टेट डिस्प्यूट्स के लिए किया गया है। और जब तक ये इंटर स्टेट डिस्प्यूट्स रहेंगे, इंडिया में पूरी एकता की बजाय ये सांप्रदायिकता या क्षेत्रीयवाद की भावना प्रबल रहे। अब है फॉर्म्स ऑफ रीजनलिज्म, की रीजनलिज्म क्षेत्रीयवाद की क्या कौन कौन से रूप देखने को मिलते हैं हमें इंडिया में। तो फर्स्ट स्वरूप देखने को मिलता है लिंग्विस्टिक रीजनलिज्म का, जो हमने कल बहुत अच्छे से स्टडी किया कि लिंग्विस्टिक रीजनलिज्म कब देख, सबसे पहले तो लिंग्विस्टिक रीजनलिज्म 1920 में देखा गया था कि 1919 के अधिनियम के बाद कांग्रेस ने डिमांड की थी 1920 में कि भाषा के आधार पर इंडिया में स्टेट्स या प्रांत की फॉर्मेशन की जाए। और 1928 में जब नेहरू रिपोर्ट पब्लिश हुई थी उसमें भी लैंग्वेज के बेस पे प्रांतों के निर्माण की अवधारणा का वर्णन था। फिर जब हम आजाद हुए तब भी भाषा के आधार पर ही हिंदी और उर्दू बोलने वाले जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र था जो उर्दू बोलता था वो एक अलग देश बन गया था। और संविधान सभा में ही एक सदस्य थे जिन्होंने भाषा के आधार पर ही अलग से जो राज्य का संगठन करना था उसकी अवधारणा प्रस्तुत की थी। और उसके बाद सीतारमैया के द्वारा संविधान सभा में ही तेलुगु भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश को एक अलग राज्य बनाने की मांग की गई थी। और इसी के आधार पर 1948 में SK धर कमी के अध्यक्षता में एक भाषाई प्रांत आयोग का गठन किया गया था, लेकिन इस आयोग ने भाषा के आधार पर स्टेट्स की फॉर्मेशन करने को नामंजूर कर दिया था। तो उसके बाद 1953 में नेहरू, सरदार पटेल और सीतारमैया की एक 3 सदस्यीय समिति बनाने गठन विचार किया गया था, लेकिन 1952 में ही रामोलू ने तेलुगु प्रदेश की या तेलुगु भाषी जनता को अपने साथ करके अलग से आंध्र प्रदेश राज्य की अवधारणा का आमरण अनशन शुरू कर दिया था। और 1953 में सरकार ने 3 सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग नियुक्त करके आंध्र प्रदेश को अलग से राज्य बना दिया। उसके बाद निरंतर ये मांगे फिर उठती रही और तब इस कमीशन ने 14 स्टेट्स का फॉर्मेशन दिया था कि 14 भाषा के आधार पर ही 14 राज्यों का निर्माण, लेकिन वो 14 अब 28 में तब्दील हो चुके हैं। कि 1960 में फिर बंबई में भी भाषा के आधार पर असंतोष उभरा, क्योंकि जो गुजराती जो बोलते थे वो मराठाओं से अलग होने चाहते थे, तो 2 राज्य बन गए महाराष्ट्र गुजरात। फिर 1966 में भाषा के आधार पर ही पंजाबी सूबे का विभाजन किया गया, जो पहाड़ी क्षेत्र था उसको हिमाचल प्रदेश बना दिया गया, हरियाणवी जहां बोली जाती थी वो हरियाणा और सिख जहां थे वो पंजाब। लेकिन चंडीगढ़ फिर भी अटका रहा क्योंकि वो हरियाणा और पंजाब दोनों की कैपिटल बनाया गया, जो अब डिस्प्यूट का रीजन। इसीलिए 1985 में अब तो फिर से एक राजीव लोंगले वाला समझौता क्या था, पंजाब में जो खालिस्तान की डिमांड उठती रहती थी कि अलग से एक स्वतंत्र राज्य की अवधारणा के निर्माण के लिए, तो 85 में राजीव और लोंगले वाला ने समझौता हुआ था इस समस्या से निजात पाने के लिए।
और इसी समस्या के बली 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या की गई थी, क्योंकि उन्होंने सिखों के ऊपर इस आंदोलन को दबाने के लिए खालिस्तान की डिमांड ब्लू स्टार ऑपरेशन किया। उसी ब्लू स्टार ऑपरेशन के एवज में उनकी सिखों के द्वारा हत्या कर दी गई थी। उनकी हत्या राजीव लोंगले वाला समझौता हुआ था कि ज्यादा दंगे ना बढ़ के और पंजाब में शासन सुचारू रूप से चल सके। लेकिन ये डिमांड निरंतर होती रहती है। जैसे 2014 में लेटेस्ट आंध्र प्रदेश से ही तेलंगाना बना, इसी तरह से अब भी ये डिमांडें उठती रहती है। उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड बन गया एक अलग स्टेट, लेकिन अब भी उत्तर प्रदेश में से एक हरित प्रदेश की डिमांड उठती है कि हरित प्रदेश भी अलग होना चाहिए। महाराष्ट्र में इसी तरह से विदर्भ प्रदेश की डिमांड उठती है। असम में बोडोलैंड की डिमांड उठती है। पश्चिमी बंगाल में मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड की डिमांड होती है। पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग की डिमांड होती है। कि बहुत से क्षेत्रों में अब भी निरंतर ये अवधारणा भाषा के आधार पर उठती रहती है कि इस भाषी क्षेत्र अलग होना चाहता है, अलग प्रांत, अलग स्टेट बनना चाहता है। नेक्स्ट एस्पेक्ट है क्षेत्रीयवाद का, रक्षक क्षेत्रीयवाद। रक्षक क्षेत्रीयवाद क्या है कि भाषा के आधार पर जो ये संगठन बनते हैं ना, जो अपने क्षेत्र को एक अलग राज्य के रूप में मान्यता दिलवाना चाहते हैं, इन संगठनों ने राजनीतिक स्वरूप धारण कर लिया है या ये मानते हैं कि हम अपने क्षेत्र के रक्षक हैं। जैसे महाराष्ट्र की शिवसेना, पंजाब का शिरोमणि अकाली दल, महाराष्ट्र में एक नवनिर्माण सेना है, असम का असम गण परिषद है, असम संघ संग्राम परिषद है, मिजोरम का मिजो संघ है, नागालैंड का नागा रक्षक आंदोलन है। कि ये अपने आप को उस क्षेत्र के स्थानीय लोग हैं जो ये मानते हैं कि इस क्षेत्र की हितों की रक्षा हम ही कर सकते हैं, और इसलिए इनकी डिमांड रहती है कि इस क्षेत्र के जो मूल निवासी हैं उन मूल निवासियों को ज्यादा सुविधाएं दी जाए, या हमें अलग राज्य का दर्जा दिया जाए, या हम मूल निवासी हैं इस प्रदेश के, सरकारी नौकरियों में हमें ही प्राथमिकता दी जाए। जैसे कि जजपा ने जब इलेक्शन में आई थी तो जजपा ने अपने मैनिफेस्टो में इंक्लूड किया था ना कि हरियाणा प्रदेश के जो निवासी हैं सरकारी और प्राइवेट नौकरियों में 75% उनके लिए रिजर्व्ड सीटें होंगी। ये वही है एक तरीके से कि अपने क्षेत्र के लिए विशेष अधिकारों की डिमांड करना, अपने क्षेत्र का रक्षक बन जाना। नेक्स्ट है अलगाववादी क्षेत्रीयवाद। अलगाववादी क्षेत्रीयवाद है जो उस क्षेत्र से अलग होकर एक नए राज्य के गठन की कामना रखते हैं। जैसे कि जो पूर्वोत्तर जितने भी स्टेट्स है ना, वहां अलगाववादी या नक्सलवादी जो गतिविधियां होती हैं वो इसी चीज का परिणाम है। जैसे जम्मू कश्मीर में जो कश्मीर की घाटी, जम्मू में नहीं है आतंक, बिल्कुल टेररिज्म नहीं है, कश्मीर की घाटी में वो स्वरूप देखने को मिलता है कि कश्मीर की घाटी के लोग अब भी अपने आप को मानते हैं कि हमारी भारत के नियंत्रण में नहीं है, हम एक स्वतंत्र राष्ट्र है। फिर आता है रोल ऑफ रीजनलिज्म इन इंडियन पॉलिटिक्स की इंडियन पॉलिटिक्स में रीजनलिज्म का क्या रोल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आता है रीजनलिज्म एंड डिमांड फॉर सेपरेट स्टेट्स। कि रीजनलिज्म के माध्यम से, इस क्षेत्रीयवाद की वजह से ही बार बार अलग राज्यों के गठन की मांग उठती रहती है। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, सबको अब अच्छे से समझ आ जाना चाहिए। जैसे 1953 में आंध्र प्रदेश बना था, फिर 53 में राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया था 3 सदस्य, जिसने 56 की रिपोर्ट में 14 राज्यों का गठन किया था। लेकिन वो गठन वहीं तक सीमित नहीं रहा, उसके बाद भी निरंतर विभाजन होते रहे। नेक्स्ट है क्षेत्रीयवाद तथा भारतीय संघ से अलग होने की प्रवृत्ति, रीजनलिज्म एंड टेंडेंसी ऑफ सक्सेशन फ्रॉम द इंडियन यूनियन। कि कुछ ऐसे संगठन है, कुछ ऐसे क्षेत्रीय संगठन है जो भारत का जो संघ है कि सभी स्टेट्स एक फेडरलिस्ट के अंतर्गत आती हैं, उस फेडरलिस्ट सिस्टम से ही अलग होना चाहती है। जैसे सबसे पहले दिया हुआ है डीएमके, द्रविड़ मुनेत्र कळघम। सबसे पहली बार इन्होंने भारतीय संघ से अलग होने की डिमांड की थी, और वो डिमांड इनकी भाषा के आधार पर थी कि जब हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा प्रदान किया गया तो इन्होंने विरोध शुरू कर दिया था कि ये तमिल भाषी क्षेत्र है, हम हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे, हमें एक अलग राष्ट्र का दर्जा चाहिए या हमें कुछ विशेष सुविधाएं चाहिए।
नेक्स्ट है अकाली दल की मांग। अकाली दल ने पंजाबी सूबे की मांग की थी और जिसके तहत 1966 में पंजाब का विभाजन किया गया था। उसके बाद 1983 में अकाली दल की एक खालिस्तान की डिमांड शुरू हो गई थी। तो उस खालिस्तान में शिरोमणि अकाली दल से विभाजित होकर एक अलग अकाली दल बना था, जिन्होंने खालिस्तान की डिमांड शुरू की थी। और उस टाइम पे इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी हमारी, उन्होंने उस डिमांड को रोकने के लिए ब्लू स्टार ऑपरेशन चलाया था, खालिस्तान के टेररिस्ट को खत्म करने के लिए, जिसका हर्जाना उन्हें अपना जीवन दे के भुगतना पड़ा था कि 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई थी। फिर 1985 में राजीव ने लोंगलेवाला, जो अकाली दल का एक प्रभुत्वशाली नेता था, उसके साथ समझौता किया था कि इस आंदोलन को वो शांत करेंगे, असंतुष्ट जो युवक है यहाँ के उनको समझाएंगे, लेकिन लोंगलेवाला की भी हत्या कर दी गई। फिर 1991 में जब पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने थे तो उन्होंने भी पंजाब की समस्या को सुलझाने का आश्वासन दिया था और पंजाब में बहुत हद तक ये समस्या सुलझी हुई भी हमें दिखाई देती है। जैसे कि दूसरी स्टेट्स में है वैसी पंजाब में कंडीशन नहीं है। पंजाब में जो भी सीएम आया है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का आया हो, उन्होंने इस मुद्दे से निपटने की भरपूर प्रयास किया। फिर है नागा आंदोलन कि असम की जो नागा जनजाति के हैं वो फिजो उनका एक नेत्री ग्रुप है, जो उनका नेता है। फिजो के ग्रुप में उन्होंने एक नागा राष्ट्रीय परिषद गठन किया है कि असम से नागालैंड तो एक अलग स्टेट बन ही चुका है, अब उसमें से भी एक नागा जनजाति के लोग अपना एक अलग स्वरूप चाहते हैं, जिसके तहत 1965 में नागालैंड बना था। लेकिन नागालैंड में अब भी उसी तरह का विद्रोह देखा जाता है। मिजोरम, मिजोरम, नागालैंड, ये सारे असम के ही नियंत्रण में थे सारे। जैसे पंजाबी सूबे में हिमाचल, हरियाणा, पंजाब आता था, इसी तरह ईस्ट के नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश अलग था, ये असम के नियंत्रण में थे। तो असम की मिजो पहाड़ियों में जो लोग रहते थे उन्होंने मिजो राज्य की स्थापना के लिए मिजो राष्ट्रीय फ्रंट की, मिजो नेशनल फ्रंट की स्थापना की और अलग से एक मिजो स्टेट बन गया, जिसको पहले यूटी का दर्जा दिया गया था और बाद में मिजो को पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया 1982। फिर है रीजनलिज्म एंड इंटर स्टेट डिस्प्यूट, ये भी आ चुका है कि क्षेत्रीयवाद की भावना प्रबल होने की वजह से ही राज्यों के बीच आपसी विवाद है, चाहे वो किसी कैपिटल को लेके है, किसी भूमि को लेकर है, चाहे नदी के पानी को। फिर है रीजनलिज्म एंड सेंटर स्टेट डिस्प्यूट, स्टेट्स के सिर्फ स्टेट आपस में ही स्टेट टू स्टेट ही डिस्प्यूट नहीं है, स्टेट के सेंटर के साथ भी संबंध है। और इसीलिए हमने फर्स्ट ऑफ ऑल फेडरलिज्म फर्स्ट यूनिट में किया था ना, स्टेट सेंटर डिस्प्यूट्स, और उन डिस्प्यूट्स के लिए कई कमीशन अपॉइंट की गई थी, जिसमें राज्य स्वायत्ता की मांग की गई कि राज्यों को ज्यादा अधिकार प्राप्त होने चाहिए। नेक्स्ट है डिमांड फॉर फुल स्टेटहुड, कि हिमाचल प्रदेश को जैसे 66 में यूटी बनाया गया, तो फिर हिमाचल प्रदेश में डिमांड उठी कि नहीं, उन्हें पूर्ण राज्य का दर्जा चाहिए, जो 70 के लास्ट और 71 में औपचारिक रूप से दे दिया गया उसे। इसी तरह से जब मणिपुर, त्रिपुरा अलग किए गए असम से, तो उन्हें भी यूटी का दर्जा था। 72 में उन्होंने भी स्टेट की डिमांड की, उन्हें स्टेट का दर्जा मिला। 75 में सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। इसी तरह से उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, इस समय समय पर ये डिमांड उठती रहती है, एक अलग पूर्ण स्वतंत्र स्वायत्त राज्य की मांग। फिर है नॉर्थ साउथ फीलिंग्स, उत्तर और दक्षिण भिन्नता, और बहुत ज्यादा है ये, धर्म के आधार पर, संस्कृति के आधार पर, शासन व्यवस्था के आधार पर, भाषा के आधार पर। उत्तर और दक्षिण के लोग हमेशा अपने आप को ये मानते हैं कि एक दिन है तो एक रात। नेक्स्ट है रीजनलिज्म एंड लिंग्विज्म, कि जब हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया, तो साउथ में सबसे ज्यादा विरोध हुआ था, क्योंकि वो हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकृत नहीं कर रहे थे। तो भाषा के आधार पर राज्य के पुनर्गठन को कैसे स्वीकृत करेंगे। नेक्स्ट आता है क्षेत्रीयवाद एवं क्षेत्रीय दलों का उदय, कि इसी रीजनलिज्म की फीलिंग की वजह से छोटे छोटे जो स्टेट्स थे उनमें जो पॉलिटिकल पार्टियां अराइज हुई, वो भी उस रीजनलिज्म के मद्देनजर रखते हुए हुई।
जैसे जस्टिस पार्टी, डीएमके, एआईडीएमके, टीआरसी, बीजेडी, तेलुगु देशम, सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट, अकाली दल, असम गण परिषद, झारखंड मुक्ति मोर्चा, महाराष्ट्र की शिवसेना, हरियाणा की जजपा, इनेलो, ये सारे संगठन क्षेत्रीयवाद की उत्पत्ति की वजह से, जिन्होंने उस क्षेत्र पर अपना आधिपत्य या शासन करने की अनुभूति जागी। नेक्स्ट है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, की क्षेत्रीयवाद की भावना प्रबल क्यों हुई? क्योंकि 1989 से लेके 2009 तक किसी भी एक पॉलिटिकल पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला। हर बार सेंटर की जो सरकार होती थी वो गठबंधन की सरकार होती थी, और गठबंधन किया जाता था इन्हीं रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज से। और जब रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज के साथ गठबंधन करके सरकार बनती थी तो उन्हें रीजनल के जो इंटरेस्ट होते थे, इन क्षेत्रीय दलों के जो हित होते थे, इनके मुताबिक काम करना पड़ता था, जिससे वो राजनीतिक अस्थिरता का वातावरण पैदा हो। नेक्स्ट है अनइक्वल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कि इंडिया में सभी स्टेट्स का इकोनॉमिक लेवल एक जैसा नहीं है, कोई बहुत प्रॉस्पर है तो कोई बहुत ही ज्यादा पुअर। नेक्स्ट आता है पॉलिटिक्स ऑफ कोलिजन, गठबंधन की राजनीति, जैसे एनडीए है, एनडीए नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, ये 20 क्षेत्रीय संगठनों की सहायता से इस दल का निर्माण हुआ है। अब पूर्ण बहुमत से है ये सरकार में बीजेपी, लेकिन फिर भी एनडीए की सरकार क्यों बोला जाता है? क्योंकि अब भी इसमें इसके समर्थक दलों ने इन्हें अपना समर्थन प्रदान कर रखा है। जो गठबंधन की सरकार का निर्माण होता है वो क्षेत्रीयवाद या रीजनलिज्म को सबसे ज्यादा बढ़ावा। आज हम सिर्फ यही तक करें।